जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें अप्रिसिएशन मिलेगा और इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइशों का पता लगेगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी मालदीव, सी चीन और डी मलेशिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। ये नई दवा विश्व भर में लाखों लोगों के लिए सुलभ उपचार की आशा प्रदान करती है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर भी कहते हैं। रविदास बीर नाम की दवा को जून के महीने में सोफोसबुवीर नाम की एक मौजूदा दवा के साथ उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों याद रखें कि अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में आपको बताया था, जिसका एक वेरिएंट होता है हेपेटाइटिस सी, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षणों का, सिम्टम्स का पता नहीं लगता है, बहुत देर से पता लगता है और उसके बाद जब पता लगता है तो रिकवर कर पाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नजर डालेंगे दोस्तों मलेशिया की तरफ, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई तथा प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन है। दोस्तों याद रखें कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। मतलब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्र सरकार और डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्थिरता में सुधार करने और मल्टी मोडिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। किस लिए किया है दोस्तों, क्या क्या सोच के किया है सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च? तो आपको याद रखना है लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्थिरता में सुधार करने और मल्टी मॉडिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च किया गया है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक कैलकुलेटर भी लॉन्च किया गया है। यह पहल इसलिए शुरू की गई थी ताकि देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में देश की रैंकिंग में सुधार, स्वदेशी भारत विशिष्ट मैट्रिक्स की स्थापना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों तीन अन्य लक्ष्य क्या थे इसको लॉन्च करने के उद्देश्य क्या थे? तो आप याद रखें, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में देश की रैंकिंग में सुधार लाना था, स्वदेशी भारत विशिष्ट मैट्रिक्स की स्थापना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन किया जा सके। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन निर्यात किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी नागालैंड, सी उत्तराखंड और डी लद्दाख। तो दोस्तों याद रखें कि भारत के नागालैंड राज्य से हाल ही में राजा मिर्च को लंदन के लिए निर्यात किया गया है। दोस्तों भारत के नागालैंड राज्य से राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च भी कहा जाता है, जिसे पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। इस राजा मिर्च को वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेत प्रमाणन प्राप्त हुआ, मतलब जीआई टैग प्राप्त हुआ। दोस्तों याद रखना है, राजा मिर्च को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ? तो 2008 में हुआ। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर यह मिर्च विश्व की टॉप 5 सबसे तेज मिर्चों में से एक है। इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। दोस्तों याद रखें, इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित कब किया गया? 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किया गया था। जबकि
इसको 2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो याद रखना है किस राज्य की है, नागालैंड की। इसलिए अब हम देखेंगे दोस्तों, नागालैंड को देखेंगे तो जैसे हम देख सकते हैं नागालैंड यह पूर्व में स्थित, इसकी अगर सीमाएं देखें तो 3 भारतीय राज्यों से, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और एक राष्ट्र से, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों देखेंगे नागालैंड का सामान्य परिचय अब हम, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में श्री RN रवि तथा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। दोस्तों याद रखें कि नागालैंड के पड़ोसी राज्य देखें अगर, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्यांमार। यहाँ के नागालैंड में मनाए जाने वाले त्योहार देखें तो हॉर्नबिल, तुलनी त्योहार, हॉर्नबिल त्योहार और तुलनी त्योहार, जिसमें से दोस्तों हॉर्नबिल ऐसा है कि लगभग 5 से 6 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे से याद रखें इसको। वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे नागालैंड के, तो इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगापहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, पुलिवड़जेब वन्यजीव अभ्यारण्य और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें। नागालैंड ने राज्य परिवहन को पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 प्रदान किया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि नागालैंड के राज्य परिवहन को सड़क सुरक्षा पुरस्कार कब प्रदान किया गया, 2018-19, और क्यों, तो पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए यह प्रदान किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी इंदौर और डी बेंगलुरु। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र भारतीय शहर इंदौर। इस कार्यक्रम के लिए चुने जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंदौर आकर हवा की शुद्धता बढ़ाने के लिए रिसर्च करेंगी, साथ में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेंगी। USAID व अन्य मुख्य पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनमें EWF व WRI के साथ से भारत में क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। दोस्तों किस किस के साथ, USAID, EWF, WRI ऐसी कंपनियां यहाँ आएंगी और एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत होगी इनके साथ। प्रोजेक्ट में हवा की शुद्धता के साथ के बाद स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन व जेंडर इक्वलिटी जैसे मुद्दों पर भी काम होगा। कार्यक्रम के पहले चरण में शहर में सोर्स अवेयरनेस स्टडी के लिए 101.20 करोड़ रुपए की लागत से मॉनिटरिंग मशीनों की स्थापना किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, इंदौर कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे नहीं पता। और यह हाल ही में अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना जा चुका है। तो आपको याद रखना है, भारत का स्वच्छता में नंबर 1 कौन शहर था, इंदौर ही था, मध्य प्रदेश का इंदौर। और अभी भारत का एकमात्र शहर बना है जो कि क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी फिलीपींस और डी भूटान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में श्रीलंका देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। दोस्तों श्रीलंका के रत्नापुर के रत्न समृद्ध क्षेत्र में एक घर के पिछले हिस्से में हाल ही में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। मिली हुई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है। बहुत अच्छे से नाम याद रखें दोस्तों, यह सेरेंडिपिटी नीलम, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने के चांस बनेंगे। इस रत्नापुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर और इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। इस स्टार नीलम क्लस्टर का वजन लगभग 2.5 मिलियन कैरेट या फिर 510 किलोग्राम है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में इस नीलम क्लस्टर के अनुमानित मूल्य 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। दोस्तों 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक इस नीलम क्लस्टर की पूरी कीमत है वैश्विक बाजार में, लेकिन इसको पहले तराशा जाएगा, उसके बाद इसकी कीमत को आंका जाएगा। देखते हैं आज का आगे हम श्रीलंका को, तो जैसे हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में श्रीलंका को देखेंगे तो यहाँ से हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को देखेंगे, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, अंटार्कटिका नीचे देख सकते हैं, अफ्रीका
ये यूरोप कंटिनेंट है, ये एशिया कंटिनेंट यहाँ से लगा हुआ है साथ में। और एशिया कंटिनेंट में ही भारत के दक्षिण में देखेंगे तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका को जूम किया गया है दोस्तों। और आखिरी कंटिनेंट जो होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ श्रीलंका, अब श्रीलंका के बारे में आपको बताएंगे आगे हम जानकारी। तो श्रीलंका का सामान्य परिचय देखेंगे तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था। दोस्तों नाम की इतिहास बहुत अच्छे से याद रखें। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। तो दोस्तों 1972 तक सीलोन, 1972 से 1978 तक लंका और 1978 से वर्तमान समय तक श्रीलंका इसका नाम है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और श्रीलंका में विदेशी जनजाति पाई जाती है। दोस्तों याद रखना है श्रीलंका का जो सबसे बड़ा नगर है कोलंबो, यह पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अब गोटाभया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्ष हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। जो यहाँ से एक लाइन थी दोस्तों कि श्रीलंका में विदेशी जनजाति पाई जाती है, तो बहुत अच्छे से याद रखें इसको कि विदेशी जनजाति कहाँ श्रीलंका में पाई जाती है। श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी महावेली गंगा है। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 2 से 3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है यह वाला महावेली गंगा का पॉइंट, तो आपको याद रखना है। भारत के तमिलनाडु के निकट धनुषकोटी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एडम ब्रिज किस किस को जोड़ता है याद रखना है, तमिलनाडु के निकट धनुषकोटी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से। अब आपको मान लो या तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों नाम नहीं दिए जाए, पूछ लिया जाए कि एडम ब्रिज तलैया मन्नार से किसे जोड़ता है, तो आपको याद रखना है धनुषकोटी को जोड़ता है और इसे ही राम सेतु कहते हैं। साथ ही श्रीलंका में पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो याद रखना है भारत श्रीलंका करना है, भारत पाकिस्तान नहीं करना है। तो भारत श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने बाघ रिजर्वों को CATS मान्यता दे दी है? आपके ऑप्शन है A 7 बाघ, B 11 बाघ, C 12 बाघ और D 14 बाघ। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दे दी है। दोस्तों CATS यह संरक्षण आश्वासित बाघ मानक वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार व मानदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित करता है, जिसमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व 3 हो गए। असम से याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो 6 होगा दोस्तों 14 में से, सिर्फ 2 राज्यों में, बाकी 8 बाकी में। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में मधुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह मान्यता दी गई है। 14 के 14 नाम याद रखें दोस्तों। सबसे ज्यादा कहाँ, 3 असम, 3 मध्य प्रदेश से और 2 तमिलनाडु से हैं। बाकी राज्यों से सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, याद रखना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं अगर आपसे यह पूछा जाए तो 51 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखना है। उनमें सबसे ज्यादा टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में है, तो आपको यह भी याद रखना है, कल ही बताया था, अगेन बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो, उसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, तो मतलब बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है A केरल, B गुजरात, C पंजाब और D बिहार। तो दोस्तों याद रखें, नाबार्ड ने पंजाब राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड, और हिंदी में ऐसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। याद रखना है दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ने हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में निधि ग्रामीण अवसंरचना विकास के तहत पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत घरेलू नल के माध्यम से उपभोक्ता को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 280 लीटर प्रतिदिन का पानी पीने योग्य मिलेगा। अब आपको नजर डालेंगे दोस्तों नाबार्ड की तरफ, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में GR चिंताला हैं। याद रखें दोस्तों, अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी यही हैं, GR चिंताला। अच्छे से याद रखना है। स्थापना 12 जुलाई 1982 तथा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखते हैं आज अब पंजाब को हम दोस्तों, तो जैसे हम यहाँ राज्य में देखेंगे, सबसे पहले भारत के नक्शे में ही देख लेंगे, तो यह पंजाब स्थित हम यहाँ देख रहे हैं। इसकी सीमा देखें अगर, तो हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से तथा राजस्थान से राजकीय सीमा, ऊपर जम्मू कश्मीर से थोड़ी सी टच होती है, और यह यहाँ पर पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब यहाँ भी देखें जूम करके, तो यहाँ भी यह पाकिस्तान से सीमा हम देख सकते हैं, यह रही पाकिस्तान से सीमा, यह राजस्थान से है, यहाँ हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा साझा करता है। दोस्तों अब देखेंगे हम पंजाब का भी परिचय, तो देखेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में BP सिंह बदनौर तथा मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह हैं, या कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं इनको, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। पड़ोसी राज्य देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ जो इसकी राजधानी है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश देखें तो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। पंजाब की प्रमुख नदियां देखें तो दोस्तों सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पंजाब है, क्योंकि पंजाब में अगर देखें तो 5 नदियों का दोआब क्षेत्र है। यही 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र की 5 नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। इनकी वजह से पंजाब का बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बहुत उपजाऊ क्षेत्र बनाया गया है अपने दोआब क्षेत्र में। और यह 5 नदियां किसकी हैं? तो सिंधु नदी तंत्र की हैं, जो आपको याद रखना है। सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, ऐसे याद रखें आप दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्तों झील हैं, तो सुखना लेक, चंडीगढ़ हरिके झील और तरन तारण साहिब में। दोस्तों तो यहाँ से याद रखना है आपको, सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और हरिके झील कहाँ है? तो तरन तारण साहिब में, यहाँ के एक नगर में है। दोनों याद रखें दोस्तों। झीलें कौन कौन सी हैं पंजाब में? सुखना झील और हरिके झील याद रखें। बिजली संयंत्र देखें तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा और रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए दोस्तों, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट कहाँ पर है? बठिंडा में है। और रंजीत सागर बांध है, जो कि रावी नदी पर है, यहाँ की एक जल विद्युत परियोजना है। वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे पंजाब के, तो हरिके पतन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन से? हरिके पतन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा खुलेगा। तो दोस्तों याद रखना है, पंजाब के लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा खोला जाएगा। और बठिंडा का सिविल लाइन थाना देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना बन गया है। इसे यह सर्टिफिकेट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा ने दिया है। तो दोस्तों याद रखें, फिक्की द्वारा सर्टिफाइड बठिंडा का सिविल लाइन थाना देश का पहला स्मार्ट और फ्रेंडली थाना बन गया है। दोस्तों साथ ही याद रखें कि जैसे क्वेश्चन 2 प्रकार से, एक क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार देखा भी है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में, तो उत्तर प्रदेश आता है। जबकि अगर ये पूछा जाए प्रति एकड़ उत्पादकता के हिसाब से अग्रणी राज्य गेहूं में या किसी भी अन्य फसल में, तो याद रखना है वहां पंजाब आता है, क्योंकि पंजाब बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और यहाँ याद रखेंगे प्रति एकड़ जो इसकी उपजाऊनेस है, मतलब जिस तरह से यह उपजाऊ करता है, तो उत्पादकता है, वह बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कितने शायरों को देश के साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए
5 शहरों को, बी 7 शहरों को, सी 11 शहरों को और डी 15 शहरों को। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार द्वारा 11 शहरों को देश के साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 11 शहरों के नाम याद रखें: बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, पिंपरी चिंचवड़, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा और वारंगल को 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। देश के 25 शहरों में से 11 शहरों को चुना गया है। इन शहरों को भारत साइकिल फॉर चैलेंज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अपनी साइकिलिंग पहल को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए प्राप्त करे होंगे। तो दोस्तों कौन से चैलेंज के तहत? भारत साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के हिस्से के रूप में यह 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे, मतलब प्रदान किए जाएंगे इन सारे शहरों को इनमें और विकास करने के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए राकेश अस्थाना, बी एहसान प्रधान, सी प्रभात कुमार और डी सतीश अस्थाना। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों एसएन प्रधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं, यह अभी हैं, उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और यह एसएन प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली है। अभी वर्तमान में जो एसएन प्रधान है, इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसके यह महानिदेशक हैं, दूसरे अब मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख यह हैं। दोनों के यह अभी दोनों काम एक साथ संभालेंगे। इन्होंने यह किसकी जगह ली है? तो इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है। अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में आपको बताया भी था, एसएन प्रधान झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम को शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है: ए विद्या प्रवेश प्रोग्राम, बी खेलकूद प्रोग्राम, सी कला डिजाइन प्रोग्राम और डी संतुलित आहार प्रोग्राम। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में विद्या प्रवेश प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। यह अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। यही उद्देश्य से विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आपको हमसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल या अकेडमी से, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।